गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। जैसे कि यूपीएसआई और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं हाल ही में, और रेलवे के एग्ज़ाम्स ग्रुप डी के आने वाले हैं, तो आपके लिए मैं मेन फोकस बना के चलूँगी इन सभी एग्ज़ाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब से रिलेट करते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पे और साथ में प्रैक्टिस करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। संरक्षक किसे बोला जाता है पब्लिक पर्स का? तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है ए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। और यही होते हैं, ही इज द हेड, ही इज द हेड, यही हेड होते हैं ऑफ इंडियन ऑडिट, इंडियन ऑडिट के हेड होते हैं एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट होता है उनके भी हेड यही होते हैं। दैट्स वाई इनको बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट ऑफ 17 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो पार्ट 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 17 है आपका, उसमें क्या आता है? तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं जरा उन्हें देख लिया जाए पहले। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्शंस आते हैं, बी ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, सी ऑप्शन है पंचायत आती है, और डी ऑप्शन है आपका फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो आपका जो पार्ट 17 है उसके अंदर आपकी आती है पंचायत। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा आपके लिए। ये तो ईजी है, डायरेक्टली रिलेट करता है इस पार्ट में क्या चीज़ आती है, तो पंचायत बिलोंग करती है। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत। मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने मान्यता दी है पंचायत को? तो वो कौन सा एक्ट है हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपकी गिवन है। ऑप्शन ए है 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और डी है 75th। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इसमें से रहेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू ही मान्यता प्राप्त हुई है पंचायत को। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है, आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 360 है, एम्पावर्स वूम टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी जो है वो आर्टिकल 360 में है। तो हमें ये पूछा गया है कि आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कौन लगाता है, कौन डिक्लेयर करता है। और ऑप्शंस आपके गिवन है। ए ऑप्शन है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 इमरजेंसीज होती हैं हमारी जो लगाई जाती हैं। फर्स्ट होती है आपकी आर्टिकल 352 में जो होती है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड होती है आर्टिकल 356 में जो होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी। और थर्ड होती है आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि हमारे राज्य में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब कौन सा भारतीय संविधान में जो शेड्यूल है
उसके प्रोविजंस के हिसाब से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अगर हमें पाया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन मिलता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो कौन सा शेड्यूल हम है ये हमें बताना है। डिफेक्शन मीन होता है दल बदल। दल बदल डिफेक्शन मीन्स लाइक जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई, उसने कोई पार्टी ज्वाइन करी है, ABCD कोई भी पार्टी ज्वाइन करी है, और वो उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उस पार्टी को छोड़कर अगेन दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में आता है। तो उसके लिए कौन सा प्रोविज़न है हमें ये बताना है, कौन से शेड्यूल में प्रोविज़न बनता है, तो हमारा आंसर बनेगा 10th शेड्यूल। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। कौन सी ईयर में इनेक्ट हुआ था ये हमें बताना है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है आपका, या आप इसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। हमारा जो आंसर रहेगा 1976 रहेगा इसमें। बोर्ड आई होप से आपको लिए विजिबल होगा सारा। तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें, आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा 1976। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। कौन सा पार्ट है हमारा भारतीय संविधान का जो डील करता है यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज कौन से भाग के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर हमारी आती हैं, तो आपको इसमें ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पार्ट 8। ये आपका करेक्ट आंसर है और ये भी डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अपॉइंट्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करता है हमें ये बताना है। आपके ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन है स्पीकर अपॉइंट करता है, बी ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, सी ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, डी ऑप्शन है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंट। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ on the recommendation of प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9th, What is the minimum age for being elected as the President of India? President of India की क्या मिनिमम एज होती है इलेक्शन के लिए? तो आपको ऑप्शन जो गिवन है वो ऐसे है, ए है 40 ईयर्स, बी है 35 ईयर्स, सी है 30 ईयर्स, डी है 25 ईयर्स। तो ये भी डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। आंसर आपका है बी ऑप्शन, 35 ईयर्स मिनिमम एज होती है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। नाउ मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, द ड्राफ्टिंग कमेटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने किस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को लिखा था? तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें, ए ऑप्शन है इंग्लिश एंड हिंदी, बी है ओनली इंग्लिश, सी है इंग्लिश एंड उर्दू, और डी है इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए, इंग्लिश एंड हिंदी में ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को लिखा था। आई होप सो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। कौन सा बिल अमेंड नहीं होता, बनता नहीं है, ओरिजिनेट नहीं होता राज्यसभा में, हमें ये बताना है। और ऑप्शंस आपके हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बी है ऑर्डिनरी बिल, सी है फंडामेंटल बिल, और डी है मनी बिल। तो ये सारे जो बिल हैं, ये बिल, ये तीनों बिल हैं, ये दोनों हाउसेस में से कोई भी अमेंड कर सकता है, ओरिजिनेट कर सकता है, बट जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है, वही ओरिजिनेट कर सकती है। तो
तो आंसर इज करेक्ट मनी विल। क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, whose recommendation is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his her term। मतलब किसके रिकमेंडेशन पर हम इम्पीच कर सकते हैं, हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज ईयर और टर्म। मतलब उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और किसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है या हटाया जाता है कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो आपकी ऑप्शंस गिवन है। नोट्स आपके इंग्लिश में है, क्वेश्चंस इंग्लिश में गिवन है, बट मैं यूज़ बोथ लैंग्वेज कर रही हूँ, तो आई थिंक आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए। कीप फोकसिंग ऑन द बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के रिकमेंडेशन पर ही इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनका कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले। नाउ क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी तरह की रिट्स हैं वो हमें बताना है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन ए। 5 रिट होती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली होती है मैंडेमस, दूसरी होती है हमारी प्रोहिबिशन, तीसरी होती है क्यू वारंटो, चौथी होती है सर्ट्यूररी, और फिफ्थ होती है आपकी हिबियस कॉर्पस। ये 5 रिट होती है हमारी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे भारतीय संविधान में वो हमें बताना है। आपके ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 11 और करेक्ट ऑप्शन है आपका 11। पहले हमारे यहाँ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, देन 2 और ड्यूटीज़ ऐड करी गई, वो भी 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976। देन 2 ड्यूटीज़ और ऐड हुई, 2 नहीं, एक ड्यूटी और ऐड हुई आपकी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। तो आपकी टोटल हो गई 11। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन है आपका 15, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच इशू। पार्ट 4 में आप किससे डील करते हो, कौन से इशू से, ये हमें बताना है। पार्ट 4 में क्या आता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन है आपके ए द यूनियन, बी द स्टेट्स, सी फंडामेंटल राइट्स और डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। पार्ट 4 में हमारा जो आता है वो है डी ऑप्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर होगा आई सो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको ओथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस है आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आई थिंक क्लियर होंगे बोथ क्वेश्चंस। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। क्वेश्चन नंबर है 17,
हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? आपके ऑप्शंस गिवन है, ए है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। गवर्नर ऑफ अ स्टेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस मीन्स राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए है आपका 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को और लोकसभा में 2 मेंबर्स को। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? तो आपका जो ऑप्शन है, पहला यूनाइटेड किंगडम, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डी है बांग्लादेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। यूनाइटेड किंगडम के बाद पास खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? जो इंडिया है, हमने कॉन्सेप्ट लिया है जुडिशियल रिव्यू का, किस कंट्री से लिया है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी है आपका यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन सी है आपका कनाडा, ऑप्शन डी है आपका आयरलैंड। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट इसमें रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? मतलब फंडामेंटल राइट में इंडियन संविधान में, भारतीय संविधान में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो इंक्लूड किया गया है वो कौन से फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है, हमें ये बताना है। और आपके ऑप्शन है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ऑप्शन बी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी है राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन डी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें रहेगा सी ऑप्शन। राइट टू इक्वालिटी में आते हैं आपके आर्टिकल 14 to 18, और हमारा जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आपका आर्टिकल 17 है, करेक्ट होगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डेट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा इज? मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं किसी भी लोकसभा की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हमें वो बताना है। टोटल मेंबर्स जो हमारे होते हैं वो रहते हैं 543। आप ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आपका 1/4 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने टोटल होते हैं उसका 1/4, या बी ऑप्शन है 1/10 रहते हैं, सी ऑप्शन है 50% स्ट्रेंथ रहती है, डी ऑप्शन है एटलीस्ट 100 मेंबर्स रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रहेगा बी ऑप्शन, 1/10 मेंबर होने चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए लोकसभा में। टोटल 543 मेंबर्स होते हैं, उसका 10% होने चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन क्लियर होगा दोनों के दोनों आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन? जो आइडियाज़ है वेलफेयर स्टेट का वो कहाँ से किस में लिया गया है, किस में बात करी गई है वेलफेयर स्टेट की, स्टेट के डेवलपमेंट की किस में बात करी गई है हमारी? तो हम लोग देखेंगे लोक हित की, जहाँ जिसमें बात करी गई है हमें वो बताना है। लोक हितकारी, लोक हित ही नफ है। लोक हित की जिसमें बात करिए वेलफेयर स्टेट की, स्टेट के डेवलपमेंट की, स्टेट जहाँ भी स्टेट की बात आती है वेलफेयर की उसकी, तो वो हमें बताना है किस में है।
ऑप्शन है आपका फंडामेंटल राइट्स, बी ऑप्शन है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी ऑप्शन है आपका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डी ऑप्शन है आपका पार्ट 7। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें वो है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें स्टेट की ही बात की जाती है, स्टेट के वेलफेयर की, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रेम्बल, जो वर्ड है सेक्युलर उसको प्रेम्बल में ऐड किया गया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू प्रेम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया था। सेक्युलर मीन्स क्या होता है, नो रिलीजन, मीन्स हमारी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर हर रिलीजन को प्रायोरिटी है, सबका रिलीजन एक्सेप्टेबल है, यहाँ कोई एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, तो इसका कोई रिलीजन नहीं है, सेक्युलर है ये। वॉज एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हम जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी ऑप्शन है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी ऑप्शन है 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी ऑप्शन है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा यहाँ पे रहेगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपके लिए। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। विजिबल होना चाहिए, चलो। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इफ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन इज ब्रीच्ड देन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन मूव टू, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट है अगर वो ब्रीच होते हैं, वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, अंडर आर्टिकल 226 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही कैन मूव टू, तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाकर अपील कर सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास अपील कर सकते हैं, बी ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और डी ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। आर्टिकल 226 होता है हमारा हाई कोर्ट के लिए, जहां हमारे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो हम वहां जाके अपील कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए, हम जाके अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई हो या रेलवे जो कमिंग एग्ज़ाम है ग्रुप डी, वो उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और आई होप सो ये सब क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।